हाँ, तो बच्चों हमने जो हम बहुव्रीहि समास की आवृत्ति कर रहे थे, तो उस आवृत्ति को पढ़ने के क्रम में हम लोग द्वितीया बहुव्रीहि, तृतीया बहुव्रीहि और चतुर्थी बहुव्रीहि, इस तरह से 3 प्रकार के बहुव्रीहि समासों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले समास की तरफ, और अगला समास है पंचमी बहुव्रीहि। अब देखिए, पंचमी बहुव्रीहि का नियम यह है कि उत्तर पद और अन्य पद, इन दोनों में जहां हमें अलगाव देखने को मिलता है, वहां वहां हमारा पंचमी बहुव्रीहि समास होता है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को आज समझाने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हम कहना क्या चाहते हैं कि उत्तर पद और पूर्व और अन्य पद, इन दोनों में अलगाव होना। अब अलगाव का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई पेड़ है, पेड़ से कोई नीचे मानो फल गिर गया, मानो कोई पत्ता गिर गया, तो पेड़ और फल इन दोनों में अलगाव हो गया है। अब ये मान लीजिए कि किसी का घर है और कोई आदमी अपने घर से बाहर निकल गया और कहीं वो जा रहा है, मान लीजिए किसी मंदिर या फिर स्कूल में जा रहा है, तो अब ये घर और आदमी, इन दोनों का अलगाव हो गया है। तो इस तरह से जहां जहां भी आप लोगों को अलगाव देखने को मिलेगा, वहां पंचमी बहुव्रीहि समास होता है। अब चलिए उदाहरण मैं आप लोगों को दे देता हूं। देखिए, पतित पर्णः वृक्षः। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि पतित और पर्ण। अब अगर आप लोगों ने द्वितीय बहुव्रीहि समास का नियम देखा, क्या कहता है द्वितीय बहुव्रीहि समास, कि यदि ये शब्द कौन कौन से, तो श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इनमें से कोई भी एक शब्द यदि पूर्व पद में हो जाए तो द्वितीय बहुव्रीहि है। अब यहाँ देखिए कि पतित ये शब्द बहुव्रीहि इस समास में आपको पूर्व पद में दिख रहा है। तो इस नियम से, द्वितीय बहुव्रीहि समास के नियम से, तो ये द्वितीय बहुव्रीहि होना चाहिए। लेकिन देख क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, पतित शब्द है, पतित शब्द हमें पूर्व पद में दिख गया, जो कि द्वितीय बहुव्रीहि का शब्द का, द्वितीय बहुव्रीहि समास का शब्द है। फिर भी ये समास हम द्वितीय बहुव्रीहि में नहीं बल्कि पंचमी बहुव्रीहि में क्यों ले रहे हैं, इसका कारण समझिए। सर हाँ बोलो। सर वो यशिका को एंट्री चाहिए थी क्लास। तो मैं क्या समझा रहा था कि यदि पूर्व पद में पतित शब्द हो तो वो कौन सा समास होता है, द्वितीय बहुव्रीहि। अब यहाँ पर भी पतित ये शब्द पूर्व पद में है, लेकिन फिर भी द्वितीय बहुव्रीहि नहीं है, पंचमी बहुव्रीहि क्यों है, मैं कारण बताता हूँ। अब यहाँ पर पतित शब्द तो है, लेकिन यहाँ अर्थ को देखिए, यहाँ पर्ण और वृक्ष यानी उत्तर पद। अब यहाँ मैं अगर आपको समझाऊं, तो वृक्ष वृक्ष क्या है, तो वृक्ष है अन्य पद, और पर्ण पर्ण क्या है, पर्ण है उत्तर पद। अब ये पर्ण और वृक्ष, इन दोनों में अलगाव हो रहा है, ये एक दोनों के विपरीत जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो इस नियम की वजह से यहाँ ये पंचमी बहुव्रीहि नहीं, माफ कीजिए, द्वितीय बहुव्रीहि नहीं बल्कि पंचमी बहुव्रीहि। अब समास का विग्रह कैसे होगा, ध्यान से सुनो। पूर्व पद है पतित, उत्तर पद है पर्ण। अब उसके बाद हमें यत् शब्द लिखना होता है और तत् शब्द भी लिखना होता है। अब देखो यहाँ पर लिंग वचन विभक्ति कैसा खेल खेलेंगे। यह है नपुंसक लिंग पर्ण और पतित भी नपुंसक लिंग का, और वृक्ष की वजह से ये पुल्लिंग है और ये भी पुल्लिंग है। अब वचन, यहाँ पर हम एक वचन लेंगे, बहुवचन भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबका एक वचन। अब विभक्ति देखिए, सबकी आएंगे प्रथमा। अब यहाँ खेल हो रहा है, कैसे खेल हो रहा है, ये वाला जो नियम है द्वितीय बहुव्रीहि का, ये कहता है कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए, और ये वाला जो नियम है ये कहता है कि उत्तर पद और अन्य पद में अलगाव हो रहा है, जैसे कि पर्ण और वृक्ष में अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर होनी चाहिए पंचमी विभक्ति। तो इस कंडीशन में हम पंचमी विभक्ति वाला नियम को फॉलो करते हैं, और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, पंचमी विभक्ति होगी।
तो इस प्रकार से हमारा जो समास है ये समास बनेगा पतितम पर्णम यस्मात् सह। सर हाँ बोलो बेटा। सर तो फिर हमें कैसे समझेगा कि वहां पे द्वितीया होने वाली है या फिर पंचमी? देखो, द्वितीया होने का नियम तो कहता है कि यहाँ पर द्वितीय है होनी चाहिए, लेकिन अगर पंचमी का रूल बीच में आ जाए तो हम पंचमी के रूल को फॉलो करते हैं। पंचमी इज स्ट्रॉन्गर। वैसे इसका जो शास्त्रीय नियम है वो कुछ अलग है, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर आप लोगों को बस इतना ख्याल में रखना है कि द्वितीया से ज्यादा बलवान पंचमी का नियम होता है। हाँ सर। चलो अगला उदाहरण, गत जला नगरी। ये भी उदाहरण ठीक वैसा ही है। अब देखो, गत जला नगरी और गत जला नगरी दोनों भी आप लोगों को समान ही दिख रहा है, तो अब क्या समझेंगे आप? अब पंचमी में गत जला नगरी कैसा होगा और द्वितीया में गत जला नगरी कैसे होगा? देखो, ये एक नगरी है। अब यहाँ पर है नदी, ठीक। अब नदी से किसी ने पानी लिया, पाइपलाइन वगैरह बिछाई या फिर कुछ भी कोई तरकीब लड़ाई होंगी, तो इस वजह से क्या हुआ कि नदी का जो पानी है वो किसी तरह से नगरी तक हम लेकर आए। तब यहाँ पर क्या हुआ कि द वाटर गोज, देखो इस बात को समझो, गोज टू नगरी, गोज टू, ये वाटर जा रहा है नगरी की तरफ। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि गतम जलम याम सा नगरी। गतम जलम याम, याम का मतलब होता है टू विच, ऐसी नगरी जिसको पानी गया है। पानी किसको गया है? यहाँ पर नगरी को गया है। तो रेफरेंस को देखो, संदर्भ को समझो कि किस तरह से काम हो रहा है। तो ये गतम जलम याम सा, गया है पानी जिसको, वह नगरी। अब ये रिवर्स भी हो सकता है बच्चों, वही नगरी है और यहाँ नदी बह रही है, लेकिन अब क्या हुआ कि सूखा पड़ रहा है, या फिर हम दूसरा ये मान सकते हैं कि इस नगरी में एक कुआं है, पास में से नदी बह रही है, लेकिन सूखा पड़ चुका है। तो सूखा पड़ने की वजह से यहाँ से पानी चला गया, यहाँ से भी पानी चला गया, यहाँ से भी पानी चला गया। अब मुझे बताओ बच्चों, नगरी में पहले पानी था, लेकिन अब वो पानी चला गया है, निकल गया है। क्यों? क्योंकि सूखा पड़ा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो पानी है और नगरी, इन दोनों में अलगाव हो गया है। अब पानी एक तरफ है, यानी वहां पर नगरी में नहीं है, और नगरी अपनी जगह पर है, लेकिन पानी वहां से चला गया है। अब पानी और नगरी इन दोनों का अलगाव हुआ है। तो इस स्थिति में क्या होगा? क्या अब यहाँ पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि गया है पानी जिस नगरी को, वो नगरी, या गया है पानी जहां से, फ्रॉम विच द वाटर इज गॉन, फ्रॉम विच, ये सेंस आप लोगों को सही लगेगा। तो अब इस कंडीशन में अगर नगरी से पानी जा चुका है, निकल चुका है, जल और नगरी इन दोनों में अगर अलगाव कहीं से आप लोगों को दिख रहा होगा, तो गतम जलम यस्याह, यस्याह पंचमी है, सा, गतम जलम यस्याह, द वाटर इज गॉन फ्रॉम विच, वो नगरी, दैट सिटी। तो इस तरह से हमें यह समझना है कि भले ही यहाँ पर गत है, अब गत का मतलब तो होता है कि हमेशा द्वितीय बहुव्रीहि, लेकिन फिर भी कंडीशन को समझो, परिस्थिति को समझो, लॉजिक को समझो और रेफरेंस को समझो। तो इस तरह से हमें निर्णय लेना पड़ता है। कोई प्रश्न है बच्चों आप लोगों के मन में? बोलो सर। तो मतलब सेंटेंस में ऐसा क्लू दिया होगा ना कि पंचमी लगेगी या फिर द्वितीया? अगर क्लू है तो पंचमी, अगर क्लू नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है, तो जनरली तो हम द्वितीय ही लेते हैं।
देखो और द्वितीय सर बहुव्रीहि ये जनरल है, लेकिन ये स्पेशल है। अगर किसी स्पेशल केस में रेफरेंस मिल रहा है, अगर किसी स्पेशल केस में कोई क्लू मिल रहा है, तो आप पंचमी के बारे में सोचेंगे, अन्यथा हमारा द्वितीय बहुव्रीहि यही जिंदाबाद है। सर अगर एमसीक्यू में आया जैसे और वहां पे पंचमी और द्वितीया दोनों रहे और कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है, तो हम जनरल के साथ जाते हैं। ठीक है जनरल सर। कॉमन, तो कॉमन केस में द्वितीय ही है, लेकिन स्पेशल अगर कोई पर्टिकुलर बात बताई गई है कि नहीं नगरी से पानी जा चुका है, तो ही पंचमी बहुव्रीहि। चलो षष्ठी सबसे आसान, द इजीएस्ट, और सबसे ज्यादा षष्ठी के ही सवाल पूछे जाते हैं। पीतांबरः विष्णु, नव विष्णु, पीत का मतलब होता है येलो, और अंबर, अंबर यानी क्लॉथ, कपड़ा। अब जब भी आप लोगों ने भगवान विष्णु, भगवान राम या फिर भगवान कृष्ण को देखा होगा, तो जैसे कि उनकी अपर बॉडी होती है और नीचे उन्होंने ऐसा धोती टाइप कुछ पहना होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, इस तरह का कुछ धोती टाइप पहनते हैं, ये उनके पैर। तो ये है ना, हमेशा आपको पीले रंग में देखने को मिलेगा। इन द केस ऑफ लॉर्ड विष्णु, और लॉर्ड विष्णु के जो भी अवतार है, जैसे कि राम जी है, कृष्ण जी है, ये सभी विष्णु के ही अवतार है, तो ये पीला कपड़ा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसीलिए नाउ विष्णु पजेसेस द येलो क्लॉथ, तो इसीलिए पीतम अंबरम यस्य, ये यस्य सह क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर अंबर और विष्णु इन दोनों के बीच में पजेशन है, रिलेशन है, इसीलिए षष्ठी विभक्ति। एंड सेम थिंग इज द विथ नीलकंठः शंकरः, ये जो कंठ है शंकर जी पजेस करते हैं, और इसलिए नीलः कंठः यस्य सः। ये नीला का गला है जिसका, वह नीलकंठः शंकरः। कोई प्रश्न है बच्चों सब षष्ठी के संदर्भ में? दोस्तों अब आखिरी है सप्तमी बहुव्रीहि। ये भी बहुत आसान है कि जब उत्तर पद का अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है लोकेशन या फिर स्थान, जब उत्तर पद का स्थान अन्य पद होता है, तब हमारा समास सप्तमी बहुव्रीहि होता है। अब देखिए यहाँ पर वन, बच्चों वन का मतलब क्या है? जंगल। और मृग, मृग का मतलब क्या है? हिरण। अब मुझे बताओ बच्चों, ये हिरण कहाँ रहते हैं? हिरणों का लोकेशन क्या है? जंगल। तो इसीलिए ये समास हमारा सप्तमी बहुव्रीहि समास है। इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? तो देखो हमारे पास है बहु पूर्व पद, मृग हमारा उत्तर पद, आगे यत लगाना होता है और उसके बाद तत्। अब देखिए मृग शब्द अपने आप में पुल्लिंग का है, तो बहु भी पुल्लिंग में जाएगा। अब जंगल में एक नहीं बहुत सारे मृग होते हैं, तो हम यहाँ पर बहुवचन लगाएंगे, विभक्ति प्रथमा, ये भी प्रथमा। अब तत् ये वन शब्द, अब ये वन के अनुसार चलेगा ना, तो वन है नपुंसक लिंग, और वन एक ही है तो एक वचन, और इसकी विभक्ति होती है प्रथमा। अब यत देखो, यत वन के अनुसार चलेगा तो नपुंसक लिंग एक वचन में। अब विभक्ति यहाँ पर होंगी, वो होंगी सप्तमी। अब ये सप्तमी क्यों होंगी? क्योंकि ये जो मृग है, मृग का लोकेशन वह नहीं है, इसलिए। अब हमारा उत्तर आएगा, देखो पहले बहु शब्द, बहु शब्द पुल्लिंग, बहुवचन और प्रथमा विभक्ति, तो ये बनेगा बहवः, बहवः मृगाः। अब यत की सप्तमी बनती है यस्मिन्, और तत् की प्रथमा तत् ही रहती है, तो बहवः मृगाः यस्मिन् तत् बहुमृगम वनम, ऐसा वन जिसमें बहुत सारे मृग हैं। और अंतिम उदाहरण चतुर छात्रा कक्षा। अब इसको समझो, छात्रा कौन से छात्र? तो कक्षा में, तो ये क्लास है, पर्टिकुलर क्लास, जैसे कि क्लास चल रही है और क्लास में स्टूडेंट है,
अब ये जो स्टूडेंट्स है, छात्र है, इन सभी छात्रों का लोकेशन क्या है? छात्रों का लोकेशन है ये क्लास। तो इसलिए चतुराः छात्राः, अब देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग है ना, तो इसलिए यस्याम सा। तो चतुराः छात्राः यस्याम सा चतुरच्छात्रा कक्षा। तो बच्चों इस तरह से मैंने अभी आप लोगों को पूरे जितने भी हमारे बहुव्रीहि समास है, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक सभी को समझाया है। आपको अगर किसी में कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। सर, हाँ बोलो बेटा। इसमें चतुर को भी मतलब बहुवचन करना पड़ेगा। हाँ, वो इसलिए क्योंकि चतुरा क्या है? चतुर विशेषण है। किसका विशेषण है? छात्रा का। तो छात्रा का जो भी लिंग वचन विभक्ति है वही चतुरा का होगा। विशेषण विशेष्य भाव है ना उन दोनों में। तो यहाँ पे सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे हो गया? चतुर छात्र है जिसमें वह कक्षा। ओके सर। देखो हिंदी में इतना ज्यादा रूल फॉलो नहीं होता है, कुछ कुछ जगह पर होता भी है, लेकिन ज्यादा हमें रूप का साधर्म्य जितना संस्कृत में देखने को मिलता है उतना हिंदी में नहीं होता है। लेकिन संस्कृत में आप लोगों को विशेषण विशेष्य एक ही लिंग वचन विभक्ति में रखने होते हैं। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना। तो चलो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विषय समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात भी यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझे जब चाहे पूछ सकते हैं। अभी मुझे एक